गौरवमय इतिहास की साक्षी, रणबांकुरों की जननी, मेवाड़ की ये धरती जिसके सपूतों ने अपनी जान दी, पर इसकी आन बान या शान पर कोई आंच न आने दी। एक ऐसी धरती जहां सदियों से ही इतिहास रचता आ रहा है। वह धरती जिसकी कोख में जन्मे विश्व विख्यात हल्दी घाटी युद्ध के महानायक महाराणा प्रताप, बलिदान और त्याग की अनोखी मिसाल पन्ना धाय, स्वामी भक्ति और राष्ट्र प्रेम की बेजोड़ मिसाल भामा शाह जैसे अनगिनत शूरवीर और देशभक्त। अपने इसी गौरवमय इतिहास की परंपरा को बरकरार रखते हुए 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी साम्राज्यवाद और निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन में भी यहाँ के अनेकों सपूतों ने सक्रिय भाग लेते हुए समर्पण, त्याग और राष्ट्र प्रेम का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे ही एक इतिहास पुरुष, प्रेरक व्यक्तित्व और जननायक थे बलवंत सिंह जी मेहता। बलवंत सिंह मेहता साहब बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, बड़े आदर्शवादी हैं, बड़े सिद्धांतवादी हैं। बलवंत सिंह मेहता युवकों के बड़े ही प्रेरणा स्रोत रहे। बलवंत सिंह जी का इतिहास बड़ा गौरवमय इतिहास रहा है। भाषा बलवंत सिंह जी का देश की आजादी के बाद भी सार्वजनिक महत्व के मामलों में इनका बड़ा योगदान रहा है। उदयपुर जिस तरीके से एक नेचुरल ब्यूटी में बचा हुआ है, उसका श्रेय मैं मानता हूं ज्यादा श्रेय मास्टर बलवंत सिंह साहब मेहता को जाता है। बलवंत सिंह जी मेहता वे मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। वे राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान में मंत्री, सांसद और भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक जन सेवक के रूप में वे किसान आंदोलनों से जुड़े रहे और आदिवासी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवदान किया। उनकी गणना उन अग्रणी और प्रभावशाली नेताओं में की जाती है जिन्होंने मेवाड़ के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख प्रवृत्तियों, कार्यक्रम और स्वरूप को निर्धारित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 8 फरवरी 1900 को प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे प्राचीन उदयपुर के एक जागीरदारी परिवार में जन्मे बलवंत सिंह मेहता शुरू से ही क्रांतिकारी विचारधारा के रहे हैं। बाल्यकाल से ही वे राष्ट्र प्रेम और संघर्ष की भावना से अभिभूत होने लगे। मैं पहले भीलवाड़ा में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में। मेरे अंकल वहाँ थे। फिर 7th क्लास में मैं यहाँ आ गया उदयपुर में। उस वक्त मैं प्रताप अखबार मंगाता था। उस समय बिजोलिया का आंदोलन शुरू हो गया था। तब प्रताप में महाराणा की बुराई आती थी हमेशा। तो मैंने और मेरे एक साथी थे, उन दोनों ने यहाँ पर प्रताप स्मारक, तो मैंने और मेरे एक साथी ने, उन दोनों ने यहाँ पर एक प्रताप सभा की लाइब्रेरी खोली थी। लाइब्रेरी में हमने एक लाल पेटी लगाई थी डाक के लिए खाली। तो पुलिस को ये मालूम था कि ये सब जो खबर आती है इसमें प्रताप अखबार में, तो पुलिस को ये मालूम था कि ये सब जो खबर आती है प्रताप अखबार में, उसमें यही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही आदमियों के नाम अखबार आता था, मैं और एक वकील थे, एडवोकेट, वो राष्ट्रीय वकील थे और उनके पास आता था। तो उसको तो कुछ नहीं कहते थे, मुझे कहते थे कि सब खबर तुम ही भेजते हो। हम कुछ समझते नहीं थे ज्यादा। वो पास में पुलिस सुपरिटेंडेंट रहता था। पुलिस सुपरिटेंडेंट, मेवाड़ का पुलिस का सुपरिटेंडेंट वहीं रहता था, स्कूल के पास में। उसका घर वहीं था। स्कूल के पास में ही एक पुलिस सुपरिटेंडेंट रहता था। मेवाड़ की पुलिस का सुपरिटेंडेंट वहीं रहता था स्कूल के पास में। तो वो मुझे बुलाता था। सारा स्कूल, हाई स्कूल हक्का बक्का रह जाता था कि इसको क्यों बुलाया है। तो वो कहता था कि तुम ही लोग देते हो अखबार पढ़ने। हम पूरा अखबार पढ़ते थे, समझ भी नहीं सकते थे, लेकिन इस प्रकार से ठोक पीट कर पैट्रियट बना दिया मुझे।
विद्यार्थी जीवन में इस दिशा में उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया गणेश चंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप ने। अंततः इन्होंने अपने जीवन का आदर्श महाराणा प्रताप को ही बनाया। अंग्रेजों को ये पूरा विश्वास था, अंग्रेजों को पूरा विश्वास था कि अगर हिंदुस्तान कभी उठा है, अंग्रेजों के खिलाफ उठेगा, तो महाराणा पहले उसके पहले नेता बनेंगे। नेता बनेंगे और मेवाड़ की प्रजा और हिंदुस्तान की प्रजा महाराणा का साथ देगी। और मेवाड़ की प्रजा और हिंदुस्तान की प्रजा महाराणा के साथ होगी। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम पर आंदोलन चलेगा। महाराणा प्रताप एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने जंगल में घास की रोटी खाके, जिन्होंने 7-7 बार भोजन छोड़कर अकबर से हल्दी घाटी की। अकबर हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद में अकबर यहाँ पर 6 महीने रहा उदयपुर में पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं सके। और लड़ाई के बाद में अकबर यहाँ पर 6 महीने रहा उदयपुर में पकड़ने के लिए, इनको पकड़ नहीं सके। और मालवा में और गुजरात में सीआईडी बिठा दिए थे। अकबर को बिल्कुल खबर नहीं लगी और फिर वो उनको लगा कि उदयपुर के महाराणा ही एक लीडर बनेंगे हिंदुस्तान के। इसलिए उन्होंने जो संस्था थी 3-3 तिहरी मार की। बलवंत सिंह मेहता के उत्कट देश प्रेम का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इन्होंने 15 वर्ष की अल्पायु में प्रताप सभा की स्थापना की। ये पहल भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थी। 1917 से इस सभा के तत्वावधान में प्रतिवर्ष प्रताप जयंती के अवसर पर विधिवत कार्यक्रम होने लगे, किंतु इन गतिविधियों को सरकार ने संशय की दृष्टि से देखा और प्रतिबंध लगा दिया। हतोत्साहित हुए बिना मेहता मेवाड़ के संघर्षमय इतिहास से जुड़े एक और सशक्त प्रतीक का प्रयोग करने लगे, हल्दी घाटी की ऐतिहासिक रणभूमि। फिर हमने हल्दी घाटी का मेला शुरू किया। फिर हल्दी घाटी का मेला शुरू किया, मैंने ही शुरू किया। फिर हम लोग हल्दी घाटी जाते थे, वहाँ मेला लगाते थे। फिर होते होते सरकार ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बलवंत सिंह मेहता की ये एक सराहनीय पहल थी, जिसके तहत उन्होंने मेवाड़ के गौरवमय इतिहास से जुड़े प्रतीकों और नायकों को जन जागृति का माध्यम बनाया। तो 40 वर्षों तक हमने प्रताप समिति ने संघर्ष किया। फिर जब आजादी आई, आजादी के बाद तो मेरा ये था कि मैं महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाऊं सबके लिए। तो नेहरू जी बार बार मुझे कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई मूर्ति बनाने वाला नहीं है, इसलिए तुम प्रताप की मूर्ति को बिगाड़ मत देना। लेकिन हमने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई, आप भी देखोगे, प्रताप स्मारक में लगी हुई है, बहुत अच्छी मूर्ति है। मेहता जी के राजनीतिक जीवन का एक और उल्लेखनीय पक्ष था। एक ओर उन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग की, दूसरी ओर मेवाड़ महाराणा के प्रति उनकी निष्ठा और भावनात्मक लगाव बना रहा। उन्होंने अंग्रेजों के उन प्रयासों की तीव्र निंदा की जब 1920 के दशक में वे महाराणा फतेह सिंह को न केवल गद्दी से च्युत करना चाहते थे, बल्कि महाराणा की पदवी से भी उन्हें वंचित करने की चेष्टा कर रहे थे। वे क्रांतिकारियों के सहयोगी रहे और हल्दी घाटी में एक शिविर बनाया जहां बम बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती थी। मैं जब पूना में पढ़ता था फर्ग्यूसन कॉलेज में, तो पूना में पढ़ता था फर्ग्यूसन कॉलेज में, तो जिसमें तिलक राज गोखले पढ़ाते थे वो तो चले गए थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर इसका मूवमेंट गांधी आ चुके थे यहाँ पर 15 में, गांधी आ चुके थे 15 में। उसके बाद उन्होंने तिलक के मरने के बाद स्वराज फ्रंट खोला और धीरे धीरे आंदोलन शुरू हो गया। उसी वक्त में फिर मैं यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर क्रांतिकारी भारत आंदोलन संघ और भारत क्रांतिकारी दल, ऐसे लोग कई क्रांतिकारी यहाँ जुड़े हुए थे। ऐसे लोग कई क्रांतिकारियों के अड्डा लगे थे, वो मेरे पास आए
आए वो क्रांतिकारी थे। वो मेरे पास आए, वो क्रांतिकारी थे। तो फिर एड्रेस भी मेरा ही दिया। चुपके चुपके मिलते थे। फिर उन्होंने यहाँ से करीब 500-700 पिस्तौलें खरीदी। 500-700 पिस्तौल खरीदे। वो पिस्तौल एक्टिव है कि नहीं है, बेकार तो नहीं है। तो हम पहाड़ों में जाते थे, सब पहाड़ों में। वो पिस्तौल एक्टिव है कि नहीं है, बेकार तो नहीं है, तो हम पहाड़ों में लाते थे, सब पहाड़ों में। और वहाँ होदियाँ बनी हैं, शिकारगाह की। तो मैंने उनके पीछे ही एक और ले ली। वहाँ मैंने उसको देखा एक्टिव है कि नहीं। फिर इस पर इसका बड़ा हल्ला हुआ यहाँ पर कि ये कैसे हुआ। पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई। जो क्रांतिकारी आए थे वो उससे बराबर मिलते थे। सन 1938 में माणिक्य लाल वर्मा के साथ उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण पहल की। उदयपुर में प्रजामंडल स्थापना की पहली बैठक 24 अप्रैल 1938 को इनके निवास पर हुई, जिसमें बलवंत सिंह मेहता प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। जब मैंने प्रजामंडल की स्थापना की, सबसे पहले राजस्थान में प्रजामंडल कहीं नहीं बना, यहाँ बना। प्रजामंडल के लिए ऑफिस लेना चाहा, प्रजामंडल के लिए ऑफिस लेना चाहा, हमको मना कर दिया। 8वें रोज तो बैन ही लग गया प्रजामंडल पर। फिर मैंने वर्मा जी को अजमेर भेज दिया। केस लग रहे थे भिजोने के, हमने अजमेर भेज दिया। अजमेर में मैं यहाँ का सारे प्रजामंडल का, मेवाड़ में चित्तौड़ भी था, भीलवाड़ा भी था। मेवाड़ में चित्तौड़ भी था, भीलवाड़ा भी था, बहुत बड़ा मेवाड़ था। उसका प्रेसिडेंट मैं था। तो मेरा आंदोलन बड़ा तेज रहा। राजस्थान में 500 आदमी ने गिरफ्तारियां दी। 4 अक्टूबर 1938 को उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर बलवंत सिंह मेहता ने आंदोलन आरंभ किया, जिसमें नवंबर माह में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे 1 वर्ष जेल में रहे। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी बलवंत सिंह मेहता को 21 अगस्त 1942 को रात्रि में निद्रा से जगाकर गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 28 में डेलीगेट बन के गया था, कांग्रेस का डेलीगेट बन के लाहौर गया था। फिर मैं 28 में डेलीगेट बन के गया था, कांग्रेस का डेलीगेट बन के लाहौर गया था। उसके बाद मैं 29 में कराची कांग्रेस में गया था। कराची कांग्रेस में कई बार तो मेरे घर पर रात को पुलिस होती थी और दिन के वक्त मेरे मोहल्ले के चबूतरे के ऊपर सिपाही बैठा रहा करता था, प्लेन क्लॉथ में, और मैं निकलता था तो मेरे पीछे पीछे बराबर। तब से मैं बंदिश में आ गया, तो मेरी रोज शिकायत होती थी। इस प्रकार तो मैं बड़ी उस पे, मुझे दिन पर दिन मेरा हौसला बढ़ता ही गया। बलवंत सिंह मेहता केवल राजनीतिक गतिविधियों में ही सक्रिय नहीं रहे, बल्कि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों और भीलों, कृषकों के आंदोलन से भी घनिष्ठता से जुड़े रहे। पत्रकार था लुईस फिशर। पत्रकार था लुईस फिशर, गांधी जी का भक्त था और गांधी जी से पूछा करता था तो स्वराज्य का ऐलान हो चुका था। पूछा था उसमें कि अब इन किसानों का क्या होगा। पूछा करता था मेरे से कि इन किसानों का क्या होगा जो गरीब आदमी है। तो गांधी जी ने कहा क्या होगा, सारी जमीन बिना मुआवजे के इन्हीं को मिलेगी। तो फिर मैं यही रट लगाता रहता था कि जो जोतने वाला है उसके पास जमीन होनी चाहिए, उसी के पास जमीन होनी चाहिए। राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जितनी भूमि बलवंत सिंह मेहता ने स्वैच्छिक दान में लेकर वितरित की, उतनी उस समय किसी राज्य में उपलब्ध नहीं हुई। 1943 में मेहता जी ने उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ठक्कर बापा ने इस छात्रालय का शिलान्यास किया था। स्वतंत्रता के बाद श्री मेहता को भारतीय संविधान सभा में उदयपुर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने संविधान के सभी सत्रों में सक्रियता से भाग लिया और उनके द्वारा बनाए गए अनेक संशोधन पारित किए गए। 10 लाख के ऊपर एक आदमी चुना गया था। और आम्बेडकर बहुत पीछे मेंबर बना,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और अंबेडकर बहुत ही पीछे मेंबर बना कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो चुना नहीं गया था। फिर सरदार ने उसको कैबिनेट का मेंबर बनाकर लॉ मिनिस्टर बना करके फिर चुनवाया और फिर गया। तो वो 8 महीने तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रारूप बना। 8 महीने तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रारूप बना, ड्राफ्ट बना। तब तक किसी मेंबर को नहीं बुलाया। 8 या 9 आदमी ने ही बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, प्रारूप बनाकर दे दिया, वो फिर खाली हो गया। अम्बेडकर तो वो अपने दोस्तों के साथ यूपी के दोस्तों के साथ बैठता था, और मैं भी वहीं बैक बेंचर था, तो बाबा के पास ही मैं बैठता था। मैंने उनसे पूछा, वो कहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। मैंने उनसे पूछा कि वो कहने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। मैंने कहा, आप तो फादर हो, हम लोग आज भी फाउंडिंग फादर कहलाते हैं, आज भी फाउंडिंग फादर, और अंबेडकर आज भी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो मैंने कहा, आप तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो और आप कहते हो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा, तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपको भी ऐसा लग रहा है? अरे भाई, कैसे चलेगा? ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है। जब तक समानता नहीं आएगी जनता में, तब तक क्या होगा? आर्थिक दशा क्या होगी? ये होगा। इसलिए वो विरोधी थे। लेकिन वो अंबेडकर और वो फिर उसमें डिफिकल्टीज भी बताते थे। मैंने कहा, आप क्या करते हो? मुझे तो जैसा कहा वैसा बना दिया, और वो ठीक भी था, क्योंकि बहुत विरोधी थे। अब देखिएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे चुना गया, जो बन गया, तब मुझे चुना गया, इसको पास करवाओ। कॉन्स्टिट्यूशन को तो मेरा नाम दिया गया। आप देखिए, राजस्थान का सम्मान बहुत बड़ा कि मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन को पास करवाया गया। मेरे भाषण के बाद पहला भाषण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेरा हुआ। लास्ट में पहला भाषण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेरा हुआ। लास्ट में उसको पास कराने के लिए तो राजेंद्र बाबू बोले मेरे बाद में कि हमने पूरी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन को, सेंटर को मजबूत बनाने के लिए लगा दी है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आपने सब कर दिए। हम अपने ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आज ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने उद्देश्य दिए हैं, उससे फीके पड़ रहे हैं। हमने सबको बराबर मनुष्य की गरिमा, हर एक इंडिविजुअल की गरिमा कायम रहेगी, हर एक इंडिविजुअल का स्टेटस बराबर कायम रहेगा। ये हमने दे दिया। श्री मेहता ने कई क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने में योगदान दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका काफी योगदान रहा है। सरदार ने हमको बुलाया। सरदार ने बोला कि भाई कल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लैंग्वेज क्या होगी। सरदार ने हमें बुलाया कि कल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लैंग्वेज क्या होगी इंडिया की, उसके लिए बुलाया कि अगरचे किंतु नेहरू जी पक्षपाती थे हिंदुस्तानी के, और सरदार पक्षपाती थे हिंदी के। तो ठक्कर बापा को बुलाया मुझे साथ। हम दोनों ने मिलकर रात भर हरिकेन लेकर, ठक्कर बापा को बुलाया मेरे साथ, हम दोनों ने मिलकर रात भर हरिकेन लेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के पास गए कि भाई कल वोटिंग होने वाला है इसके पक्ष में, अगर तुमने हिंदी को नहीं दिया तो गया हिंदुस्तान। सब के सब ने दूसरे रोज हम ये करके लाए। ये बहुत बड़ी देन है। राजस्थान राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को जब सिरोही से अलग कर पुरानी बम्बई रियासत में मिलाया गया, तो श्री मेहता ने इस विभाजन के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजा दिया। सरदार ने क्या किया कि राजस्थान में से राजस्थान में से सिरोही को निकाल दिया, सिरोही स्टेट को, और उन्होंने कह दिया वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में पास करवा दिया। अब पास करवाते गए जितने पत्रकार थे इंडिया के, क्या अंग्रेजी अब पास करवाते ही जितने पत्रकार थे इंडिया के, क्या अंग्रेजी के, क्या गुजराती के, क्या हिंदी के, सब मेरे पास आए कि साहब आपको बोलना चाहिए। वो गजट में भी निकल गया था वो कि आबू, और वहाँ पर थे कलेक्टर भी बैठे, और कलेक्टर वही बैठा जो सरदार का पीए था, शंकर, वो वहाँ बैठ गया।
मुझे नहीं मालूम था। और कलेक्टर वही बैठा जो सरदार का पीए था, शंकर, वो वहां बैठ गया। तभी आऊंगा। मुझे नहीं मालूम था। फिर उन्होंने एक मीटिंग की, कांग्रेस ने मुझे बुलाया। मैंने कहा मैं तो तभी आऊंगा जब तक तुम यहाँ के 10,000 आदमी बच्चों को बुलाओगे, तीर कमान लेके तब मैं आऊंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तब मैं वहां गया रात को। तो गाड़ी रात को पहुंची, वहां मैंने भाषण दिया और प्रतिज्ञा करवाई भीलों से कि ये नाक है अपने राजस्थान का आबू, क्योंकि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इतना ऊंचा कोई पर्वत ही नहीं है। उसका असर यह पड़ा कि मुझे नहीं मालूम था कि वो कलेक्टर वहाँ बैठा हुआ है। उसका असर ये पड़ा कि मुझे नहीं मालूम था कि कलेक्टर यहाँ बैठा हुआ है। कलेक्टर ने उसी रात नेहरू जी को फोन किया कि बलवंत सिंह नाम का एक MP आया हुआ है और वो भीलों को बहका रहा है, या तो यहाँ पर आंदोलन हो जाएगा। नेहरू जी फौरन की डाक को देखने के लिए 1 बजे सोते थे। फौरन डाक देखने के बाद वो जग रहे थे। नेहरू जी फौरन की डाक देखने के बाद रात को 1 बजे सोते थे, वो जग रहे थे। उन्होंने उसी रात, मेरी वाइफ थी वहीं दिल्ली में, उसके पास डाक भिजवाई। मैं रात को बैठकर चला गया और मेरी वाइफ ने कहा साहब एक चिट्ठी आई है नेहरू जी से। तो उसमें देखता हूँ कि तुम प्राइवेट सेक्रेटरी की चिट्ठी थी। तो उसमें देखता हूँ कि प्राइवेट सेक्रेटरी की चिट्ठी थी कि आपको नेहरू जी से सुबह सुबह मिलना है। फिर मैं नेहरू जी के पास गया। तो बप्पे में वहाँ भी मैंने कहा अपने भाषण में, मेरे प्रजा हमको जो मौका दिया था ना बोलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस वक्त में बोला। तो वहां भी मैंने कहा अपने भाषण में हमको जो मौका दिया था बोलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पर, उस वक्त मैं बोला। तो अमेंडमेंट के सिवाय कोई बोल नहीं सकता है। अमेंडमेंट तो कल खत्म हो चुके थे, तभी सरदार ने रखा प्रस्ताव, तब कोई बोलने वाला नहीं। फिर मैं बोला कि साहब ये किस राजा ने, किस प्रजा ने आपको माउंट आबू दे दिया? नेहरू जी बैठे हुए थे, सरदार बैठे हुए थे। ये दोनों शेर थे क्या, वर्ल्ड के नामी आदमी थे दोनों। तो मैंने कहा किस राजा ने? वर्ल्ड के नामी आदमी थे दोनों ही। तो मैंने कहा किस राजा ने दिए? राजा तो सिरोही दरबार है और प्रजा बैठी हुई हूं मैं। हम 11 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थान के। जब सरदार यहाँ आए थे उदयपुर में नवंबर में, सरदार ने जोर से बोला भूल जाओ आबू को। तो सरदार ने जोर से बोला भूल जाओ आबू को, भूल जाओ आबू को। ये सब नेता हताश हो गए। मैं गया उसके पास, वहां आबू जाकर भीलों को कहा। फिर मैं सुबह गया, उस चिट्ठी के अनुसार नेहरू जी बरसे मेरे पे। क्यों गए वहाँ? मैंने कहा साहब आप मुझे डांटते क्यों हो? मैंने कहा साहब आप मुझे डांटते क्यों हो? मैंने कौन सा पाप किया? मैं कांग्रेस का मेंबर, कांग्रेस कमेटी ने मुझे बुलाया, तो मैंने कौन सा पाप किया आबू जाकर? वो तो महान आदमी था, सब समझते थे। मैंने कहा साहब आप मुझे खामखाई डांटते हैं, वो भी बहुत समझते थे। फिर उसके बाद मैंने 250 पेज का अंग्रेजी में लिखवा करके मेमोरेंडम दिया। और उसका और मेरे उसका ये 20 साल के बाद, 20 साल बाद आबू आया। ये मेरी बहुत बड़ी देन है, समझे ना आप? उद्योग क्षेत्र में शुरू से ही उनकी बहुत रुचि थी। इस क्षेत्र में उनका योगदान भी अतुलनीय रहा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को उदयपुर में स्थापित करवाने में उनका बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बिहार में स्थापित हो, पर बलवंत जी ने इसका विरोध किया और तर्क संगत बहस करके अपनी बात मनवा ली। मैंने मिनिस्ट्री तो 9 महीने की, केवल 9 महीने। मैंने मिनिस्ट्री तो 9 महीने ही की है, केवल 9 महीने। वो भी मैंने ऐसे की है कि शायद मेरे बाद सब स्टेटों पे मोनोपोली थी, उसमें सब स्टेजों पर मोनोपोली थी। मैंने मोनोपोली तोड़ दी। खानों में राजस्थान सबसे आगे है। इंडिया में यह मोनोपोली तोड़ के मैंने खान के मजदूरों को मुफ्त में दी। और पत्थर वगैरह, पत्थर मिट्टी और पत्थर मिट्टी जो गांव वाले अपनी मेहनत से खोदते जाएं, उनको बगैर
तब तक गरीबों के घर वर नहीं थे। ये मैंने किया, सैकड़ों घर बस गए। बलवंत सिंह जी मेहता केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, किंतु कुछ मूल्यों के पर्याय थे। उदाहरणार्थ, सादगीपूर्ण जीवन, आदर्शों के लिए संघर्ष करने और पीड़ा सहने की असीम क्षमता, राष्ट्रीय गौरव और देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान करना। ये मूल्य केवल स्वाधीनता संग्राम के काल में ही प्रासंगिक नहीं थे, ये सर्वकालिक मूल्य हैं जो आज के युग के लिए भी अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि वर्तमान युवा पीढ़ी उपभोक्तावाद, ऊपरी चकाचौंध और भौतिकवाद को ही जीवन मूल्यों के रूप में ग्रहण कर रही है। शोषण और दमन के दुष्चक्र को भेद कर आजादी की राह बनाने के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने जो त्याग और बलिदान किया, वो सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका त्याग और बलिदान स्वाधीन मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करेगा।